गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू क्लास 11th। देखो, पिछले टर्म पर हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, अब हमको डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, काइनेमैटिक्स में है ना, काइनेमैटिक्स में देखें ज़रा यहाँ पर काइनेमैटिक्स में 2 इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हमारे पास होते हैं जो तुम्हारे बुक में चैप्टर नंबर 3 है एक। ठीक है, चैप्टर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। और एक चैप्टर होता है इसमें, चैप्टर नंबर 4 होगा तुम्हारा, है ना, चैप्टर नंबर 4 होगा मोशन इन ए प्लेन। एंड ये चैप्टर होते हैं एक अंडर द, है ना, यूनिट्स ऑफ नोन एज काइनेमैटिक्स। ठीक है, मोशन इन ए प्लेन। इन चैप्टर्स को स्टार्ट करने के पहले बहुत ज़रूरी है कि हमको फिजिक्स का मोशन में काइनेमैटिक्स को पढ़ने के पहले, या मैकेनिक्स का कोई भी पोर्शन, एक्चुअल फिजिक्स का ही कोई सा पोर्शन हो, है ना, वो पढ़ने के पहले हमें मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में कुछ बेसिक आइडियाज़ हो। ठीक है, इसके लिए हम चैप्टर नंबर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन शुरू करने के पहले तुमको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल कैलकुलस, है ना, जो तुम्हारे लिए नए नाम है ना, अभी तुम 10th क्लास से आए हो, तो है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द काइनेमैटिक्स वी डिस्कस अबाउट द बेसिक आइडिया ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस एंड आल्सो सम अदर बेसिक फार्मूलाज, है ना, यूज्ड इन फिजिक्स, है ना, ऑफ मैथमेटिक्स। राइट, तो देखते हैं पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता क्या है। ठीक है, पहले ज़रा इसको देख लें आज। ठीक, बहुत खास पोर्शन है ये, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, चैप्टर हमारा दूसरा है, चैप्टर नंबर 2 के, है ना, को स्टार्ट करना है हमको। चैप्टर 2 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसी के तहत, है ना, अंडर दिस चैप्टर वी डिस्कस दिस डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। देखें डिफरेंशिएशन, पहले लिखें डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, देखें, है ना, हमने सुना है डिफरेंशिएशन, है ना, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पहले पढ़ी है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हम एक बार डिस्कस करे थे, है ना, तो उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए हम लोग क्या कैलकुलस मेथड से जब ड्राइव कर रहे थे तो कई जगह हम लोगों को स्टेपों को समझने में प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, आज हम देखते हैं हर चीज़ को बहुत बेसिक तरीके से, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, इससे बहुत कुछ बेसिक तुम्हारा मैथमेटिक्स में जब तुम पढ़ोगे कैलकुलस तो वहाँ तुमको अपने आप सब कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, देखें जरा, हम यहाँ पर किसी क्वांटिटी का कोई वेरिएबल ले रहे हैं, कोई फंक्शन y, एंड दिस इज़ द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, कोई क्वांटिटी है जो x, है ना, y कोई क्वांटिटी है जो x पर डिपेंड कर रही है, वेरिएबल x है, जब x को हम चेंज करते हैं तो y चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी दिस इज़ द फंक्शन, ये सब हम जानते हैं छोटे क्लास से। ठीक है, यानी y इज़ द फंक्शन ऑफ x, ऑन चेंजिंग द वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ y विल चेंज। हम इसी बात को x और y एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। देखें जरा, y इज़ द फंक्शन ऑफ x, कोई बॉडी है ना, हम जरा इसको साइंटिफिक टेम्परामेंट लेकर के साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे हर चीज़ को, है ना, अपने जो एटीट्यूड है उसको साइंटिफिक और टेम्परामेंट जो है उस तरीके से सोचते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई बॉडी है, वो XY प्लेन में लाइक दिस इस तरीके से मूव कर रही है। राइट, पहले उसकी पोजीशन पॉइंट P पर है। ठीक है, पहले हम उसकी पोजीशन कहाँ ले लें, पॉइंट P पर। पॉइंट P पर जब उसकी पोजीशन है, देन इट्स x कोऑर्डिनेट इज x, दिस डिस्टेंस। ठीक है, एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस, दिस इज योर y। ठीक है, सो इट्स पोजीशन इस कोऑर्डिनेट इज x एंड y। ठीक है, आफ्टर सम टाइम इट्स पोजीशन चेंजेस एंड कम्स एट पॉइंट Q। इस पॉइंट पर वो Q पर आया, और जब Q पर आया तो हमने देखा कि इसका क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, इसके कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट बिकम्स x प्लस डेल्टा x। ठीक है, देखो बिल्कुल उसी भाषा में समझा रहे हैं, उसी लैंग्वेज में, जैसे तुम्हें समझ में बहुत इजी तरीके से आ रहा है। ठीक है, उसी पॉइंटों का हम यूज़ कर रहे हैं। x कोऑर्डिनेट इसका क्या हो गया, x प्लस डेल्टा x, और डेल्टा x डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला तुम्हारा, दिस डिस्टेंस इज योर डेल्टा x। ठीक है, ये डिस्टेंस है डेल्टा x, और इसका ये फाइनल पोजीशन हो गया क्या, x प्लस डेल्टा x। ओके, x2।
और जब y कोऑर्डिनेट इसका क्या हो गया, ड्रॉ परपेंडिकुलर, सो y कोऑर्डिनेट बिकम्स y प्लस डेल्टा y, ओके राइट, एंड दिस डिस्टेंस बिकम्स दिस इज योर पोजीशन है ना, चेंज इन पोजीशन डेल्टा y है ना, एंड फाइनल कोऑर्डिनेट बिकम फाइनल पोजीशन बिकम्स ऑन y एक्सिस y प्लस डेल्टा y, ठीक है, एंड दी मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन 0, ओके। जरा बताओ यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ये होता है। अब है क्या यहाँ पर, देखो जरा, हो सकता है कि बॉडी जब मूव कर रही है तो एक्स से वाई उसकी पोजीशन के होने में कुछ टाइम लगा हो, टाइम इंटरवल हम लेंगे आगे जा करके अपने डिस्कशन में, है ना, जब स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ लेंगे कि इसकी पोजीशन के चेंज होने में टाइम कुछ लगा, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट बदल करके एक्स प्लस डेल्टा एक्स और क्या हो गया वाई प्लस डेल्टा वाई। देखो जरा यहाँ पर दिस डिस्टेंस इज डेल्टा एक्स, दिस डिस्टेंस इज डेल्टा वाई। अगर हम यहाँ पर ये कंडीशन लें, है ना, इफ वी आर टेकिंग दिस कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, क्या है मतलब इसका, इसको पढ़ते हैं हम डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, है ना, इसको क्या पढ़ते हैं हम, लिख दे रहे हैं यहाँ पर डेल्टा एक्स TENDS टेंड्स टू 0, यानी डेल्टा एक्स जो है वो कहाँ की ओर अग्रसर है, 0 की ओर अग्रसर है, और जब इसको 0 करोगे तो ये पॉइंट शिफ्ट होकर के कहाँ पर आएगा, Q, है ना, या P पॉइंट और Q पॉइंट कहाँ पर मूव करेगा, अप्रोचेस टू पॉइंट Q, यानी Q पॉइंट, और डेल्टा वाई इज आल्सो टेंड्स टू 0, ओके। यानी यहाँ पर हमने ये लिया डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एंड डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, क्या होगा तुम्हारा, जरा ग्राफ में देखो, इसका मतलब ये है कि पॉइंट Q इज अप्रोचिंग टू पॉइंट P, राइट। देखो टेंड्स टू 0 हम क्या पढ़ रहे हैं, टेंड्स टू 0, बट रिमेंबर डज नॉट वेनिश, है ना, इसको वेनिश मत कर देना, यानी डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू 0, टेंड्स टू तो है उसकी ओर अग्रसर है, लेकिन पूरी तरह उसके बराबर नहीं है 0 के, खत्म नहीं हो जा रहा है इंटरवल, है ना, ये गैप जो है वो खत्म नहीं हो रहा है, यानी पॉइंट की Q अप्रोचेस टू 0, इतना अप्रोचेस हो रहा, वेनिश नहीं करना है कि दे कॉन्साइड एट ए सिंगल पॉइंट, दे कॉन्साइड एट ए सिंगल पॉइंट, देन व्हाट पोजीशन कम्स, इसकी पोजीशन क्या आ जाएगी, ठीक है, ये नोट करना, ये तो होगा क्या, इसकी न्यू पोजीशन जो आएगी तुम्हारी डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और डेल्टा, है ना, वाई टेंड्स टू 0, तो हम इसको ले लेते हैं, कैसे पढ़ते हैं जानते हो, तुम्हारा इसका ग्राफ पर जो पोजीशन प्लॉट होगी वो इस तरीके से होगी, देखो अलग ग्राफ बना देते हैं हम, है ना, यानी दिस इज द न्यू पोजीशन लाइक दिस, ये ग्राफ था तुम्हारा, एंड बोथ कॉन्साइड एट ए सिंगल पॉइंट लाइक दिस, है ना, ठीक, ये और Q और P पॉइंट मिलकर के यहाँ पर आ जाएंगे, और उसकी पोजीशन लाइक ड्राइंग दिस टेंजेंट, ये टेंजेंट होगी, है ना, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह बना लें, टेंजेंट को ही कनेक्ट, टेंजेंट ही दिखाना है पूरी, ठीक है, लाइक दिस, यानी दिस इज द ग्राफ योर, दिस इज योर ग्राफ एंड दिस इज योर टेंजेंट, ठीक है, यानी दे आर अलोंग द टेंजेंट एंड दिस मेक्स एन एंगल थीटा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम M, है ना, एंड दिस इज द स्लोप, ठीक है, स्लोप, है ना, ऑफ लाइन, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा स्लोप ऑफ लाइन, और स्लोप ऑफ लाइन M इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, जरा बता सकते हो, ये होगा तुम्हारा क्या, लिमिट हमने ले ली थी, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई, है ना, डेल्टा वाई, वाई प्लस डेल्टा वाई, एफ के टर्म में लिख ले फंक्शन, है ना, फंक्शन एफ के टर्म में लिख लें तो एफ, है ना, एक्स, है ना, एफ क्या था, एफ एक्स, यानी एफ, है ना, इसको क्या लिखेंगे हम, है ना, वाई प्लस डेल्टा वाई, ओके, और माइनस वाई एंड डिवाइडेड बाय क्या, डेल्टा एक्स, ऐसे हम इसको लिखते हैं स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है, क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, दिस बिकम्स डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है, और ये एक्चुअल एक प्रकार से तुम्हारा क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक, ये जो किसी पॉइंट पर तुमने खींचा है, यानी डेल्टा वाई का डेल्टा एक्स के साथ वेरिएशन का जो रेशियो है ना, वो एक पॉइंट पर बाय सोन बाय वन टेंजेंट दिस लाइन, इस लाइन का जो स्लोप होगा, है ना, ये होता है तुम्हारा क्या, स्लोप ऑफ लाइन, ये आएगा, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन M, ठीक, एंड दैट मेक्स एन एंगल थीटा, ये क्या एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। इस ग्राफ को थोड़ा सा अच्छा बनाओ, है ना, ग्राफ को थोड़ा सा अच्छा तरीके से बनाए हम, है ना, यानी दिस इज योर लाइक दिस, ठीक, इस तरीके से, और ये आएगा तुम्हारा, ठीक है,
ठीक, ये आ रहा ना समझ में, यानी दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक, और ये कहलाता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, जब दोनों पॉइंट एक पॉइंट पर कोइंसाइड कर गए हैं, ये पॉइंट तुम्हारा क्या है P, और इसको हम डिफरेंशिएशन की भाषा में बोलते हैं, कैलकुलस की भाषा में, इसी को हम क्या कहेंगे, इसको हटा दें अब, इसी को हम कहते हैं क्या, दिस इज आल्सो नोन एज योर dy/dx। ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, m इक्वल टू dy/dx, है ना, ये कहलाता है d/dx, यानी इसको बोलते हैं इज नोन एज, एंड दैट इज कॉल्ड, इज नोन एज, ये कहलाता है डेरिवेटिव, इसको क्या बोलते हैं हम, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, है ना, पार्ट डेरिवेशन, है ना, या डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, यानी इसका क्या है, डेरिवेशन है विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, इसको कैसे पढ़ते हैं, एस d/dx ऑफ y, ऐसे भी बोल सकते हैं हम इसको, यानी दिस इज नोन एज योर डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये होता है, एंड दिस शोन बाय द टेंजेंट दैट मेक्स एन एंगल थीटा विद द x एक्सिस, ये होता है स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, एंड इन डिफरेंशिएशन लैंग्वेज दिस इज नोन एज डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये होता है। ठीक, अच्छा, अब इसी के साथ इसमें और भी कई चीज़ें हैं, कुछ फार्मूले होते हैं, हमें उन फार्मूलों को स्टडी करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले, है ना, देखो इसकी बहुत ज़रूरत हमको पड़ेगी, है ना, इसके कुछ फार्मूले तुम्हारे यहाँ पर बनते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, है ना, d/dx ऑफ फंक्शन y, एंड y इज़ द फंक्शन ऑफ, हमें मालूम है कि y क्या है, y इज़ द फंक्शन ऑफ x, y किसी x का फंक्शन है, तो वो s के रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपॉन dx, है ना, ये आ जाएगा तुम्हारा। ठीक, dy/dx को क्या लिख लेंगे हम, ये लाइक दिस। ठीक, अब फंक्शन कोई दिया होगा, हम x के रिस्पेक्ट उसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, है ना, आ गया समझ में, ये पॉइंट डिफरेंशिएशन का मतलब ये, एंड एक्चुअल दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। dy/dx एक प्रकार का क्या है, ग्रेडियंट है ना, कोऑर्डिनेट में पढ़ेंगे इसी को हम ग्रेडियंट के फॉर्म में, एंड स्लोप ऑफ द लाइन मेक्स एन एंगल विद द x एक्सिस। ठीक है, अच्छा, अब इसके कुछ फार्मूलेज होते हैं बेसिक, जो हम बहुत डिटेल तो पढ़ेंगे कैलकुलस में, मैथमेटिक्स में, लेकिन यहाँ पर फिजिक्स में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर से राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी हैव टू यूज दिस फार्मूला। सो सम फार्मूलाज आर हेयर, है ना, वी राइट एंड नोट डाउन। ठीक, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड फार्मूला है, जैसे सबसे बेसिक और स्टार्टिंग फार्मूला है dy/dx, और y की वैल्यू है, हम यहाँ पर लिखते चल रहे हैं, y इज इक्वल टू अगर है x⁴n। ठीक है, सबसे सिंपल फार्मूला x⁴n, यानी y इज द फंक्शन ऑफ x, एंड इन टर्म्स ऑफ x⁴n, n एज एन इंटीजर, है ना, x⁴ अगर n हो, ठीक, तो इसके लाइन क्रम से फार्मूले लिखते चलो, n को हम आगे ले आएंगे, इसका एक एक एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर बताते चलेंगे, और फिर x⁴n-1। ठीक है, नंबर पहला फार्मूला, यानी dy/dx x⁴n हो तो उसका फार्मूला क्या लिखेंगे हम, n आगे कर करके x⁴1 कम, है ना। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल एक हम इसका एग्जाम्पल लेते चल रहे हैं सवालों के फॉर्म में, इसको हमें अप्लाई कराना सीखेंगे, बहुत अच्छी तरह देख लेना। अगर हमारे पास कोई सवाल दिया है x⁵ और वो कहे कि निकालो इसका dy/dx, है ना, तो क्या करोगे, देखो d/dx x⁵, यानी x⁵ मतलब क्या होगा बताओ ज़रा, dy/dx क्या होगा इसका क्या कैसे निकलेगा, x⁴n, n की जगह कितना है 5 है, तो 5 की क्या फार्मूला लगता है, n x⁴n-1, तो यहाँ पर लगाएंगे तो 5 आगे और फिर x⁵5-1, तो क्या आ जाएगा 5x⁴। ठीक है, इस तरीके से n की जगह कोई भी वैल्यूज़ हो उसकी जगह हम ये फार्मूला जब अप्लाई कराएंगे तो इस तरीके से सवाल हल हो जाएगा। ये नंबर पहला फार्मूला, इसको अप्लाई करा करके लिखो कॉपी पर, नोट ज़रूर कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये ज़रूर तुम्हारे यहाँ अप्लाई होंगे अभी आगे, वरना फिर तुम जगह जगह पर इसी डाउट में रहोगे कि सर ये 5 कहाँ से आ गया, ये 4 कहाँ से आया, ये 3 कहाँ से आया। उसका बेस्ट वे यही है कि शुरू से ही बिल्कुल अप्लाई कराते हुए भी देखते चलो और
फार्मूले को याद कर लो जल्दी से जल्दी, और जितना जल्दी मेमोरी में फीड हो जाएगा प्रैक्टिस से आता, ये सब प्रैक्टिस से है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी जगह तुम इस फार्मूले को लगाओगे जब 4-5 बार, तो तुम्हें अपने आप माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, नंबर 1। अगला पॉइंट देखना, ठीक है। अगला फार्मूला, दिस इज फार्मूला नंबर 1। सेकंड फार्मूला हम देखते हैं, यहाँ से देखो, है ना, इसको हटा दे रहे हैं। सेकंड फार्मूला, अगर हमारे पास केस इस तरीके से हो, इसी से रिलेटेड है, dy बाई डी एक्स, ठीक है। हमको वेरिएबल क्या है, x का अगर होता यहाँ पर, लेकिन u है, क्या है, कोई भी वेरिएबल u है, ठीक, या u ना लेकर के हम t ले लें, है ना, तो देखो इसका फार्मूला क्या लगेगा। अब इसमें फार्मूला नहीं लगवाएगा, क्योंकि ये वेरिएबल देखो x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन है, और ये x नहीं है, ये x का फंक्शन नहीं है, ये कोई अदर फंक्शन है u, ठीक है। जबकि हमको इसको डिफरेंशिएट काय के रिस्पेक्ट करना है, किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट। तो ये इसको पहले तुम्हें बनाना पड़ेगा d, है ना, d अपॉन डी एक्स। देखना जरा, d अपॉन डी एक्स, अगर कोई अदर फंक्शन है ना u, तो इसका होगा, है ना, u टू द पावर n है, और इस पर फार्मूला भी अप्लाई कराते हैं हम, देखो u टू द पावर n, ठीक है। तो इस पर अगर फार्मूला तुम्हें लगाना है, इस पर अगर फार्मूला लगाना हो कि u टू द पावर n कोई फंक्शन अदर है और वेरिएबल उसके रिस्पेक्ट अलग है, तो इसका होगा, देखो d अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, d अपॉन डी यू टू द पावर n, ठीक है, एंड इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। बताओ ये इससे कैंसिल होगा तो देखो यही बचेगा, ये आएगा या नहीं आएगा, है ना, ये इससे कैंसिल। तो हमने इसको कैसे लिखा, और एक सिंप्लीफाई करके लिख रहा है अभी तुम्हें, है ना, तुम्हारे वरना तो बिल्कुल स्टार्टिंग है, अभी प्रॉब्लम आ रही है। देखो जरा फिर से अच्छा करते हैं, एक बार फिर से देखना। हमारे पास डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम x के रिस्पेक्ट, ठीक है, लेकिन वेरिएबल x में नहीं है, फंक्शन डिपेंडेंस कोई और फंक्शन हम ले रहे हैं यहाँ पर, t टू दी पावर n। ओके, चलो t ले लेते हैं, और ठीक है, इसको पहले हमें ये डिफरेंशिएशन तभी होता जब जिसके रिस्पेक्ट हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको उसी के रिस्पेक्ट बनाने के लिए हम क्या करें, d अपॉन डी टी इंटू, जरा बताओ, इसको ये लिख सकते हैं डी टी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और ये t टू दी पावर n तुम्हारा भी ऐसे ही का ऐसा, ओके, क्योंकि ये कैंसिल होगा तो यही तो बचेगा, ठीक। फिर इसको हम, अब ये t टू दी पावर n ये किस में वेरिएबल फंक्शन काय में है, t में, और डिफरेंशिएट t उसी के रिस्पेक्ट होगा, तो इसके साथ ये आ जाएगा d अपॉन डी टी ऑफ t टू दी पावर n इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं हम, और अब हम इसमें फार्मूला लगा सकते हैं ये वाला, और जब हम इसमें ये फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, n टी टू दी पावर n माइनस 1, बोलो राइट। जैसे डी वाई बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n था, n एक्स टू दी पावर n माइनस 1, तो d अपॉन डी टी है टी टू दी पावर n, तो क्या हो जाएगा, n टी टू दी पावर n माइनस 1 एंड इनटू ये ऐसे आ जाएगा तुम्हारा डी टी अपॉन डी एक्स। इस तरीके से इसका ये फार्मूला होता है dy बाई डी एक्स और टी टू दी पावर n। सेकंड फार्मूला बहुत पैसेंस और धैर्य के साथ समझते चलो, इसको भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन में जब आगे अप्लाई डिफरेंशियल मेथड से ड्राइव कराएंगे तब हम ये सब यूज़ करेंगे फार्मूले। और बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास समझ लो आज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है कि हमें बेसिक आइडिया डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में होना चाहिए, है ना, ये सब बेसिक आइडिया है। थर्ड फार्मूला, कुछ ऐसे फार्मूले हैं वैसे ही के वैसे याद कर लोगे, ठीक है। ये दोनों फार्मूले हटा दें, बहुत आराम से देखो। जैसे थर्ड, अगर डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स है, साइन एक्स है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, सभी पढ़े हैं ये तो, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, है ना। साइन एक्स का होता है तुम्हारा कॉस एक्स, है ना। अगर ऐसे होता तुम्हारा कहीं कि dy बाई डी थीटा, तो ये साइन थीटा होता है ना, तब कैसा कर देते हैं हम, साइन थीटा का क्या हो जाता, कॉस थीटा। वेरिएबल वही होना चाहिए जिसके रिस्पेक्ट हमें डिफरेंशिएशन, फंक्शन उसी में होना चाहिए जिसके रिस्पेक्ट हमें डिफरेंशिएट करना है। फोर्थ फार्मूला साइन एक्स का, dy बाई डी एक्स, कॉस एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये लर्न कर लेना है तुमको फार्मूले, साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। होते कैसे हैं तुम्हें कभी, है ना, जब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बताएंगे तो कभी, है ना, किसी क्लास में मैथमेटिक्स में ये जरूर बताएंगे, लिमिट ऑफ कंटिन्यूटी की मदद से या फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना, फंक्शन की वजह से डेरिवेशन के बाद ये बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, फार्मूला नंबर 5, साइन एक्स का कॉस एक्स का साइन एक्स। एक फंक्शन यहाँ होता है सेक एक्स, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जानते हैं, dy बाई डी एक्स। इसी प्रकार से तुम्हारा अगर टेन एक्स हो, पहले टेन एक्स का देखो, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स,
ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है ना। फिफ्थ सिक्स फार्मूला, अगर डी वाई बाई डी एक्स सेक एक्स हो तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं डिफरेंशिएशन में। ठीक है, जब फंक्शन ये हो और हमको इनको अगर ड्राइव करना हो ना तो इस तरीके से आएंगे। ठीक है, नोट करते चलो ये सब। अगला पॉइंट सुनना, देखें। ठीक, एक फंक्शन होता है, तुमने पढ़ा होगा लॉगरिथम है, लॉग ई टू दी पावर एक्स लॉग एक्स, है ना। अगर हमारे पास लॉग एक्स है, सेवेंथ फार्मूला डी वाई बाई डी एक्स, है ना। वाई तुम्हारा फंक्शन है लॉग एक्स, है ना, एफ इज़ द फंक्शन ऑफ लॉग एक्स, है ना। यानी डी वाई बाई डी एक्स अगर तुम्हें निकालना हो इसका, किसका, लॉग एक्स बेस ई पर, है ना। जानते हैं बेस ई और बेस 10 दो बेस होते हैं लॉग में, ln भी बोलते हैं इसको ln, है ना। तो इसका हो जाएगा लॉग एक्स का होता है 1/x। क्या होगा, 1/x, याद रखना। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x। 8वां, अगर डी वाई बाई डी एक्स u इंटू बी दो फंक्शनों का मल्टीप्लाई हो, है ना। जैसे देखो हम ऐसे ले रहे हैं, एक फंक्शन f1x है और एक फंक्शन इंटू f2x है, राइट। इस तरीके से दो फंक्शंस हैं और दो फंक्शंस प्रोडक्ट में हो, उनको x के रिस्पेक्ट हमें डिफरेंशिएट करना हो। इसका फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही का ऐसा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन f2x। ठीक है, फिर प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही रखोगे और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन f1x। ठीक है, सो दिस इज योर फार्मूला। ठीक है, अप्लाई कराएंगे जब हम तब ये फार्मूला लगेंगे। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, अगर हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स हो, है ना, ई टू दी पावर एक्स। एक ये सीरीज होती है तुम्हारे लिए, नई चीज़ हो सकती है, एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है ये, है ना। कोई भी क्वांटिटी जब इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज या डिक्रीज जब होती है तो उसका फंक्शन होता है ई टू दी पावर एक्स, और ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा ई टू दी पावर एक्स। यहाँ थोड़ी जानकारी हम तुम्हें दे दें मैथमेटिक्स का, एक्सपोनेंशियल सीरीज बोलते हैं ई टू दी पावर एक्स, और इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो वो एक्सपेंशन इसका ये होता है 1 + x अपॉन फैक्टोरियल 1, ठीक है, प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन प्लस xn अपॉन फैक्टोरियल n। ठीक है, दिस इज द एक्सपोनेंशियल सीरीज एंड इन इंक्रीजिंग, एक डिक्रीजिंग क्वांटिटी होती है फंक्शन, एक इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, प्लस में है तो क्या है इंक्रीजिंग, अगर ये -x होता तो ये वो टर्म माइनस हो जाती है। ठीक है, हाँ, फार्मूला इसका क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स का ई टू। तो ये तुमको हमने डिफरेंशियल कैलकुलस के कुछ बेसिक फार्मूले बताए, डिफरेंशिएशन का मतलब बताया, ठीक है, कि डी वाई बाई डी एक्स है क्या, ठीक है, और कैसे उसमें हम ये फार्मूलों को अप्लाई करेंगे। एक बार देख लो खुद, है ना, खुद जरा चेक कर लो, जज कर लो। ये एक छोटी सी और चीज़ यहाँ पर है, देखो, है ना, उसको और करा दें, बता दें यहीं पर, है ना, वो भी हमको यूज़ करना पड़ेगा। उसको हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हटा दें ये, देखो जरा, अगर हमारे पास, ठीक है, देखना जरा, अगर हमारे पास ऐसा केस हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमको ये ड्राइव करना है, जैसे कोई फंक्शन है 10x⁻3, ठीक है, और वो कहता है कि फाइंड, है ना, पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, कर लो इसको कॉपी में, जो कॉपियों में ज़रूर कर लेना, है ना सभी लोग। और फाइंड वो कहता है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसको कैसे करेंगे, देखो, अगर ये होता है डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना है ना, डी वाई बाई डी एक्स अगर हमें निकालना है तो डी अपॉन डी एक्स, और एक्स की जगह क्या है 10x⁻3। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे पास एक ये फार्मूला होता है डी वाई बाई डी एक्स, x⁻ अगर n हो तो क्या फार्मूला लगेगा, पावर्स आगे और x⁻1 माइनस करके। ठीक है, अगर ये x⁻3 अकेला होता तो क्या आ जाता तुम्हारा 3x⁻3 - 1, यानी क्या आ जाता तुम्हारा, केवल ये आ जाता 3x²। लेकिन इस 10 का क्या होगा, देखो यहाँ पर, इस 10 इज कांस्टेंट, है ना, नॉट वेरिएबल, और कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ है तो वो कांस्टेंट तुम्हारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना, और 10 × 3 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 30x²।
नंबर 1, ठीक है। यानी अगर ये एक फार्मूला हम यहाँ पर बना लेते हैं, अगर हमारा डी वाई बाई डी एक्स फार्मूला ये बन जाता है ना, फार्मूला हम यहाँ पर ये बना लेते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स हो और सी इंटू एक्स टू दी पावर एन हो, है ना। सी कोई कांस्टेंट है तो इस सी को हम बाहर कर देंगे और डी वाई बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन, और मतलब क्या हो जाएगा, सी का भी मल्टीप्लाई करते चलेंगे कांस्टेंट का, और इसमें फार्मूला लग जाएगा एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। तो ये फार्मूला बन गया है, हमने ये एग्जाम्पल लेके बताया, इसको नोट करो, ठीक है। बहुत सी बेसिक डिफरेंशिएशन के फार्मूले सब तुम्हारे सॉल्व हुए जा रहे हैं, है ना, और हम इसीलिए उसके एक एग्जाम्पल को भी बताते जा रहे हैं कि अप्लाई कराना तुम्हें थोड़ा बहुत आता जाएगा, और बाकी का घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे जब प्रैक्टिस हम करेंगे तो ये अपने आप सब आ जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज इस तरीके से। हाँ, इसी के साथ एक केस है, जब ये कांस्टेंट जो सी है डिफरेंशिएबल फंक्शन के साथ है तब तो वो प्रोडक्ट में आया, ठीक है। लेकिन अगर ये कांस्टेंट केवल अकेले ही होता और कांस्टेंट अकेला होता तो वो कहाँ से फिर डिफरेंशिएट होगा, वो तो कांस्टेंट ही है ना, यानी वो डिफरेंशिएट हो ही नहीं रहा, वो बट ही नहीं रहा है, पार्टों में टूट ही नहीं रहा है, तो वो कांस्टेंट ही बना रहेगा। यानी नेक्स्ट फार्मूला तुम्हारा बन जाएगा केस, अगर डी वाई बाई डी एक्स होता और ये केवल अकेला कांस्टेंट हो कोई, तो कांस्टेंट का होता है 0, वेयर सी इज कांस्टेंट। अकेले कांस्टेंट का तुम करोगे तो वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 0। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल है, जैसे अगर 10 है, y इक्वल टू 10, अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना तुमको, तो ये 10 थोड़ी डिफरेंशिएट होगा, ये तो कांस्टेंट ही है, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। सो ये भी एक छोटा सा पॉइंट है। लेकिन अगर कांस्टेंट किसी डिफरेंशियल फंक्शन के साथ है जो डिफरेंशिएट हो सकता है, डिफरेंशिएबल है, देन इट कम्स टू बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। ओके, इसको नोट कर लें। ये कुछ बेसिक आइडिया था तुम्हारा जो तुम्हें कहीं कहीं परेशान करेगा, करता बनना, है ना। अगर हम इसको नहीं जानते तो इसको गया है जगह जगह हमें ये मोशन काइनेमेटिक्स पढ़ने में, स्ट्रेट लाइन एंड इन ए प्लेन, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। अब ये इसको पढ़ करके बैठना, और अच्छी तरह तुम्हारे एनसीईआरटी की किताब में दिया है स्ट्रेट लाइन चैप्टर के जस्ट बाद में एक्सरसाइज के, उससे थोड़ी और इसकी स्टडी कर लेना। ऐसे हमने इसको सब कंप्लीट तुमको बहुत अच्छी तरह समझा दिया। नाउ सेकंड पॉइंट इसमें होता है इंटीग्रल कैलकुलस। अब इंटीग्रेशन जरा देखें, ठीक है। और इंटीग्रेशन को देखो समझने के लिए, है ना, पहले हम इंटीग्रल कैलकुलस बता दें, इंटीग्रेशन होता क्या है। पहले लिखें पॉइंट इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में जरा देखना, देखो इंटीग्रेशन एक प्रकार से अपोजिट प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है ना, उल्टा प्रोसेस है। जो हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और अगर इंटीग्रेट कर दें तो उसका अपोजिट प्रोसेस है। अपोजिट प्रोसेस इन द सेंस नेगेटिव डायरेक्शन नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर हम दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो बन आएगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मान करके चलो कि अगर कोई फंक्शन है ना, जैसे कोई फंक्शन है g(x), ठीक है। अगर ये फंक्शन, अगर कोई फंक्शन हमारे पास होता y इक्वल टू fx, ठीक, y इक्वल टू कोई फंक्शन हम ले लें, यहाँ पर दो फंक्शन ले लेते हैं, एक फंक्शन ले पहले y इक्वल टू fx, और अगर हमको gx डिफरेंशिएशन से मिलता है ना, जब हम dy बाई dx करते हैं तो d अपॉन dx ऑफ y, अगर हम ये करते तो हमको क्या मिल रहा है इसका डिफरेंशिएशन से, डिफरेंशियल फंक्शन होकर के क्या मिल रहा है, कोई फंक्शन gx, है ना। ये यानी gx जो फंक्शन मिल रहा है वो फंक्शन y को क्या करने से मिल रहा है, डिफरेंशिएट, यानी d ऑफ fx अपॉन dx। ओके, मतलब क्या है कि अगर डिफरेंशियल फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमको फंक्शन मिल जाएगा। यानी दिस इज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी तुम्हारा क्या है, इसको हम लिख सकते हैं d ऑफ fx, देखो जरा, d ऑफ fx इक्वल टू gx ऑफ dx, बोलो राइट। अब ये डिफरेंशियल है और इसको हम क्या कर दें, इंटीग्रेट, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तुम अभी यहाँ पर ये समझो कि दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये क्या साइन है ना, इस तरीके से बनाते हैं हम ये, है ना, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। लिखना जरा, ये कहलाता है क्या, जब हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो इस तरीके का साइन लगाते हैं, दिस इज नोन एज साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अब जरा यहाँ पर देखना, जिस फंक्शन को हमने डिफरेंशियल किया तो हमें फंक्शन मिला,
डिफ्रेंशिएट करने, यानी उसी फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको एक्चुअल फंक्शन मिल जाएगा। यानी इसको हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये फंक्शन तुमको fx मिल जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, है ना। यानी इस फंक्शन को हमने क्या कर दिया तुम्हारा, है ना, जो मिले डिफरेंशियल से उसको इंटीग्रेट कर दो, यानी दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। अब हम इन जनरल की बात करें तुमसे, है ना, एक जनरल बात करें, हटाएं इसको, ठीक है, एक जनरल बात करें, देख ले ज़रा, ठीक है ना, ये gx है ना, ये और ये तुम्हारा इंटीग्रेशन gx, ठीक है, ओके। इसको डिफरेंशिएट किया था तो इंटीग्रेशन डिफरेंशियल होकर के क्या मिला था, gx, और उसी gx को जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको एक्चुअल फंक्शन मिल जाएगा। ठीक, हाँ, अब ज़रा देखना यहाँ पर इंटीग्रेशन का मतलब क्या है ना, क्या इंटीग्रेशन। ठीक, हमने पढ़ लिया कि दिस इज द साइन, है ना, एंड जस्ट अपोजिट ऑफ क्या, जो किसी फंक्शन को हम अगर डिफरेंशिएट करते हैं और तो जो रिजल्ट मिले उसी को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट, तो भी वो फंक्शन, है ना, वैसे मिल जाएगा। ठीक है, अब जरा यहाँ पर देखना, दिस इज द साइन ऑफ योर इंटीग्रेशन। ओके, ठीक, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, हम इम्पल्स के बारे में जानते हैं, बहुत अच्छा है ना, कि एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं मोशन इन लॉज ऑफ मोशन, उसमें इम्पल्स, और ध्यान करो एक दिन हमने तुम्हें डिस्कस किया था कि इम्पल्स, एक्चुअल इम्पल्स क्या होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फॉर फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर इम्पल्स डिस्कस नहीं करें, बल्कि इम्पल्स का ही एक केस है, लेकिन हम यहाँ पर इम्पल्स नहीं बोलते, तुम समझ जाओगे, है ना। हमारे पास एक केस है नंबर 1, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं हम किसी बॉडी पर डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, और एक हम करते हैं वेरिएबल फोर्स। सोच देखना ज़रा, हम यहाँ पर इसके 2 ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करें, ठीक है, 2 ग्राफ हम यहाँ पर इसके प्लॉट करते हैं, एक कांस्टेंट फोर्स के लिए डिस्प्लेसमेंट के साथ और एक वेरिएबल फोर्स के लिए। ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन अभी हटा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ये ग्राफ है, इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा हो रहा है x इनिशियल से x फाइनल, बोलो ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा x इनिशियल और फाइनल से अभी ले लेते हैं हम x1 से x2, ठीक है, x1 से x2, एंड दिस इज द बॉडी इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट A टू B अंडर कांस्टेंट फोर्स। अंडर कांस्टेंट फोर्स का मतलब बॉडी A से B तक मूव करा, ठीक है, उसका A पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल x1, देखो दिखाई दे रहा है ना, और B पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उसका, x2, ठीक, और दिस इज अंडर कांस्टेंट फोर्स F, इस बाई एक्सिस पर हमने क्या लिया, फोर्स, इस एक्सिस पर क्या लिया, डिस्प्लेसमेंट, बोलो राइट। अगर हम तुमसे यहाँ पर कहें कि वर्क डन फाइंड आउट करो, दिस इज फॉर कांस्टेंट फोर्स, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन का हमको फार्मूला हम छोटे क्लास से जानते हैं, इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बोलो राइट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर फोर्स क्या होगा तुम्हारा, जरा देखो, ए बी, है ना, इसको नाम दे दें सी और डी अगर, तो यहाँ पर फोर्स कितना है तुम्हारा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ए सी, और इनटू डिस्प्लेसमेंट इज, है ना, डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1, यानी दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, है ना, सी डी। क्या ये एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल नहीं है, ड्यूरिंग द मोशन A टू B, दिस इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड, है ना। यानी एक्चुअल अगर तुमको वर्क डन फाइंड आउट करना है तो एरिया हम निकाल लेते थे, है ना, एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व या ग्राफ। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से जो एरिया कवर्ड होता था, दैट रिप्रेजेंट द वर्क डन। बताओ राइट, ये पोजीशन हम जानते हैं, लेकिन दिस इज द पोजीशन एंड व्हेन वी कैन इजीली फाइंड आउट द वर्क डन व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। तो जब फोर्स कांस्टेंट है तो हर पॉइंट पर फोर्स कांस्टेंट है, और जब हर पॉइंट पर फोर्स कांस्टेंट है तो इस फोर्स की वैल्यू को यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना, इस कांस्टेंट फोर्स को मल्टीप्लाइड बाय हम डिस्टेंस से कर देते थे, तो ये एरिया जो शेडेड होता था, जो एरिया कवर्ड निकलता है, वो वर्क डन को फाइंड आउट कर देता है। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन दिस फोर्स इज चेंजिंग, नाउ फोर्स इज नॉट वेरिएबल। देखना जरा, सेकंड केस है हमारे पास कि अब फोर्स जो तुम्हारा है वो फोर्स कैसा है, अब फोर्स कांस्टेंट नहीं है बल्कि वेरिएबल हो रहा। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन के मतलब पर हम पहुंचने वाले हैं, ठीक है, और तुम्हें इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छी तरह समझना है तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सिंपल फॉर्म में तो हम इंटीग्रेशन का केवल फार्मूला लिखा दें, ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन को समझने के लिए नाउ ये समझना ज़रूरी है, फॉर वेरिएबल फोर्स। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता लगे, लेकिन अगर ये समझ में धीरे धीरे अपने आ जाएगा प्रैक्टिस से, तो आगे बहुत बेनिफिट होगा। देखना यार, अब हमारे पास सिचुएशन ये है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है तुम्हारी वाई एक्सिस।
एंड द ग्राफ इज मूविंग लाइक दिस। थोड़ा सा हम मूव करा दें, ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे देखो जरा। यहाँ पर तुम्हारा है ना, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पर हम फोर्स ले रहे हैं एफ, एंड नाउ बॉडी इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है, ए से बी तक मूव कर रही है। और ये तुम्हारा एक्स हम पोजीशन ले लें 1, है ना, x1 से फाइनल डिस्प्लेसमेंट उसका हो गया कितना, x2। ठीक, अब बड़ा कठिन काम है कि हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कैसे कर दें, कंटिन्यूसली फोर्स इज चेंजिंग, बोलो राइट। अब हम यहाँ पर कोई एरिया फिक्स नहीं बन रहा, ऐसा नहीं बन रहा कि जैसे कि कांस्टेंट फोर्स में रेक्टेंगल बन रहा था, रेक्टेंगल का एरिया हमने फाइंड आउट किया। किसी केस में कोई एरिया निकाल लेंगे तो हम अगर सिमेट्रिकली स्ट्रक्चर है, राइट एंगल ट्रायंगल, हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज फोर्स इज कंटिन्यूसली वेरिएबल। देखो ये तो मालूम ही नहीं पड़ रहा कि ये शेप है कौन सा, ये कौन सा एरिया होगा पूरा। बर्कडन अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, देन हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस पोर्शन लाइक दिस, है ना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इसके लिए टेक्निक है ना, यूज़ ऑफ इंटीग्रेशन मेथड होता है। देखो वो क्या है, हम इस एरिया को, सुनना जरा मेथड, है ना, बहुत धैर्य के साथ, हम इस एरिया को बहुत छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रिप्स में मिलकर के बना मान लें, ठीक है, बहुत छोटे छोटे वेरी स्मॉल स्ट्रिप्स से मिलकर के बना हुआ हम इसको मान लें, है ना। और इसी प्रकार का मान करके चलो, एक ये स्ट्रिप हमने मिलकर के बना माना PQRS, ओके। और इस छोटे से स्ट्रिप के दौरान, है ना, ड्यूरिंग दिस स्ट्रिप हम ये ले लेते हैं कि दिस फोर्स इज कांस्टेंट, ये फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, एंड अप्लाइंग दिस डिस्प्लेसमेंट इज टेकन प्लेस। और इस डिस्प्लेसमेंट को अभी हम छोटा सा एक कोई डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, PQ यहाँ पर लिख दे रहा है, P से लेकर के Q तक का जो डिस्प्लेसमेंट है PQ इज डेल्टा एक्स, ठीक है, राइट। और फोर्स इज कांस्टेंट, और इस स्ट्रिप में क्या है, फोर्स तुम्हारा क्या है, छोटे से स्ट्रिप से, इस छोटे से स्ट्रिप में फोर्स इज कांस्टेंट, देन द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप विल बी इक्वल टू वर्क डन, स्मॉल एरिया। अगर इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स के लिए एक स्ट्रिप का एरिया, बोलो दिस इनटू दिस मल्टीप्लाई दिस, यानी दिस फोर्स मल्टीप्लाई दिस विड्थ आ जाएगा, इसके बराबर ये फोर्स आ जाएगा, यानी स्मॉल, यानी यहाँ पर हम ये लिखें कि एरिया ऑफ, अगर हमने स्मॉल स्ट्रिप ले लिया, है ना, और स्मॉल स्ट्रिप का एरिया लिया, क्या स्मॉल स्ट्रिप क्या है तुम्हारी, PQRS, तो इसका स्मॉल एरिया कितना होगा तुम्हारा, बताओ क्या होगा, फोर्स कांस्टेंट, फोर्स की वैल्यू F कांस्टेंट, और ये डेल्टा एक्स, यानी कितना हो गया तुम्हारा स्मॉल वर्क डन, यानी ये किसको शो करेगा, अभी स्मॉल वर्क डन को शो करेगा, बोलो राइट। यानी इससे जो निकलेगी वैल्यू वो स्मॉल वर्क डन होगा। और F इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा मीन्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, एंड स्मॉल वर्क डन डेल्टा W, बोलो राइट। यानी केवल हमने उस स्मॉल छोटे से डिस्प्लेसमेंट को पहले फाइंड आउट किया जिसके ड्यूरिंग फोर्स तुम्हारा कैसा हो, अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट, देन फोर्स कांस्टेंट, देन अप्लाई द प्रीवियस आर्टिकल, force multiplied by distance, displacement means the area covered. तो area of this small strip PQRS F into delta x represent the small work done and this work done for this constant force. अब हम इसी छोटे छोटे लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में होल ऑफ द एरिया, ये जितना भी तुम्हारा एरिया था, ये पूरा जितना भी तुम्हारा पूरा एरिया था ना, ये जितना भी एरिया है, इस पूरे के पूरे एरिया को लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में ऐसे ही छोटे छोटे स्ट्रिप्स में हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और हर स्ट्रिप्स का क्या कर देंगे, एरिया को निकाल करके समेसन, और एरिया क्या शो कर रहा है तुम्हारा F इंटू डेल्टा एक्स, और सभी का सम कर दोगे तो तुम्हारा टोटल एरिया निकल आएगा। और टोटल एरिया का मतलब है समेसन, है ना, टोटल एरिया का मतलब क्या होगा, ए इक्वल टू, और किसका समेसन कर दोगे तुम, समेसन F इंटू डेल्टा एक्स का, और कहाँ से लेकर के कहाँ तक, स्टार्टिंग से लेके फाइनल डिस्प्लेसमेंट, यानी स्टार्टिंग वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम x1 हेयर टू फाइनल वैल्यू x2, और जिसको हम थोड़ी देर पहले ये भी ले रहे थे x इनिशियल टू x फाइनल, ये भी ले सकते हैं, बोलो राइट। So this is your total area and this total area shaded equal to total work done actual. So ये ही तुम्हारा हो जाएगा क्या, टोटल वर्क डन। सुनना जरा, अभी इंटीग्रेशन की बात अलग हो गई है ना, अभी जरा सुनना, एंड दिस टोटल वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन समेशन फ्रॉम x1 टू x2 Fx डेल्टा x, ठीक है, ये आएगा।
और इसी को हम एक टेक्निक होती है पढ़ने की, हम इसी को क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समेशन। इसी समेशन का मतलब है कि ऑल स्मॉल एरिया शुड बी इंटीग्रेट टुगेदर, है ना। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट टुगेदर। और इसको हम करेंगे क्या, क्या पढ़ लेंगे, क्या करते हैं, लिखने की जो लैंग्वेज है उसमें ये लिखेंगे कि दिस इज योर इंटीग्रेशन, है ना। एफ, है ना, एक्स, है ना, फोर्स इज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड इनटू डेल्टा एक्स को लिख देते हैं हम क्या, डी एक्स। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर वैल्यू टू अपर वैल्यू, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर वैल्यू एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल या x1 टू x2, तो स्टार्टिंग लिमिट स्टार्टिंग फ्रॉम इंटीग्रेशन फ्रॉम, यानी होल एरिया इंटीग्रेट फ्रॉम इनिशियल वैल्यू x1 टू फाइनल वैल्यू x2 या xi टू xf, कुछ दिक्कत नहीं है, यानी दिस इज योर वर्क डन। यानी एक्चुअली वेरिएबल फोर्स के लिए जो हम वर्क डन फाइंड आउट करते हैं वो ये आएगा कि नहीं, यही वो इंटीग्रेशन साइन है जो हम इंटीग्रल कैलकुलस में इंटीग्रेट करते हैं। यानी किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है एंड दीज लिमिट्स इज नोन एज, दिस इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रेशन। आए आप समझ में। यानी व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन इन कैलकुलस। इंटीग्रेशन का मतलब एक्चुअली यहाँ पर ये होता है कि क्वांटिटीज़ को छोटे छोटे, जब कोई क्वांटिटी वेरिएबल हो कंटिन्यूसली, है ना, किसी अदर क्वांटिटी के साथ, तो हम स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स से होल ऑफ द एरिया को अगर कन्वर्ट कर निकालना है, फाइंड आउट करना है, देन वी हैव टू इंटीग्रेट देम समेशन, लाइक समेशन। ठीक, सो दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट, उसका नाम ही इंटीग्रेट करना। डिफरेंशिएशन अपोजिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएट स्प्लिटिंग अप। ओके, सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में हम फंक्शन को जब इंटीग्रेट करते हैं तो कुछ फार्मूले होते हैं, उन फार्मूलों को लिख लो, एंड दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। इसीलिए बहुत बेनिफिट है हमें कि हम लोग एक बार कहीं ना कहीं इसको मोशन इन ए लॉज ऑफ मोशन में इम्पल्स के केस में टाइम इंटरवल लेकर के ये डिस्कस करे थे। ओके, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर कैलकुलेटिंग वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्स बाय अप्लाइंग वेरिएबल फोर्स। जब वेरिएबल फोर्स लगा करके हमें वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है। ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले यहाँ पर हैं। ठीक है, इतने अर्ली स्टेज में देखो हम ये अगर जान गए हैं ना, और जान लेंगे अगर निश्चित है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो आगे हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स है ना सॉल्व हो जाएंगी। मैकेनिक्स बहुत आसान, काइनेमेटिक्स के सभी जो क्वेश्चंस अच्छे हैं वो सब हल हो जाएंगे। ठीक है, इसको पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, देखें जरा, और जितना जल्दी इसके बारे में जान लो, इसकी प्रैक्टिस कर लो, उतना ही ठीक भी है। ठीक, देखें जरा आप नेक्स्ट पॉइंट। कुछ हम इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ कुछ फंक्शंस हैं, इनके फार्मूले, इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले हैं, लिख लें, है ना। ये फार्मूलास जो हैं वो लिख लो। नंबर 1, जैसे हमको इंटीग्रेशन करना हो, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे x⁴n, है ना, और वो dx के रिस्पेक्ट हम उसको क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन। इसके इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है x⁴n+1 अपॉन n+1। ठीक है, और यहाँ पर एक कांस्टेंट भी ले लेते हैं, लेकिन अभी उस कांस्टेंट की हमें ज़रूरत नहीं है। जब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे हम, तब हम इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, लेकिन अभी केवल बेसिक फार्मूला जानो, है ना। एक कांस्टेंट भी लगा लेते हैं। ये इंटीग्रेशन का पहला फार्मूला। इसका एक सवाल देखते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे अगर इंटीग्रेट करना हो x⁵ को dx, है ना, एक कांस्टेंट भी लगा लेते हैं, लगा लो, लेकिन है ना उसकी वैल्यू हम निकालते हैं डिफरेंट केसों में। ठीक है, कंडीशन लगाकर। हाँ, इसमें ये फार्मूला लगाओगे तो ज़रा बताओ, n की जगह क्या है 5, और जब n की जगह 5 है तो क्या हो जाएगा x⁵5+1 अपॉन 5+1, क्या आ जाएगा x⁶/6 और एक न्यू कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज, यानी एक्चुअल में इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ x⁵ का, n की जगह 5 है, x⁶6/6। ऐसे सवालों में हम अप्लाई कराएंगे इस फार्मूले को। ठीक है, देख लें, बहुत जगह अप्लाई होगा ये। ठीक है, कहीं हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल देखो, इंटीग्रेशन v dv हो, वेरिएबल भी वही है, उसी के रिस्पेक्ट डिफरेंट इंटीग्रेबल है ना, इंटीग्रेशन है तो क्या होगा v⁴1, कुछ ना होने वाला क्या है 1, तो क्या हो जाएगा v⁴n+1 यानी 1+1 v² अपॉन n+1 1+1 2, और एक कांस्टेंट ले लेंगे हम v, तो v का dv के रिस्पेक्ट है ना क्या होगा v² अपॉन। ये नोट करते चलो विथ एग्जाम्पल्स, कुछ एक दो सवालों को, एक दो एग्जाम्पल्स को नोट करते चलो। दिस इज योर एग्जाम्पल 2। ठीक है, ये हम आगे भी करवाएंगे। अब तुम्हारा ये बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी गोइंग हो जाएंगी चीज़ें सब, जो आगे करना है ना
मोशन इन स्ट्रेट लाइन में वो सब बहुत ईजी गोइंग हो जाएगा। अगला फार्मूला देखो, अगर हमारे पास साइन एक्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कुछ, है ना, जैसे साइन एक्स है ना, अगर साइन एक्स हो तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, बोलो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कॉस एक्स। लेकिन यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा इस तरीके से साइन एक्स का दूसरा फार्मूला, इसका होगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है। इसी प्रकार से इंटीग्रेशन कॉस एक्स का जो होगा डी एक्स इक्वल टू होगा माइनस साइन एक्स, नॉट माइनस साइन एक्स, प्लस साइन एक्स। साइन का माइनस कॉस एक्स और कॉस का साइन एक्स, जबकि वहाँ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कॉस एक्स प्लस में, और कॉस एक्स का क्या होता था, माइनस। यहाँ पर साइनों का नेचर अप जस्ट वहाँ से उल्टा है। इंटीग्रेशन वहाँ पर लॉग एक्स का क्या होता था, 1/x डिफरेंशिएशन, लेकिन 1/x अगर डी एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स बेसी। अरे वो जब अपोजिट होंगे या नहीं। हाँ, फिफ्थ फार्मूला इसी प्रकार से सेक एक्स टेन एक्स अगर है ना, है ना, है ना, इस तरीके से सेक एक्स टेन एक्स है, अगर सेक एक्स है ना, टेन एक्स है ना, तो एक दूसरा फार्मूला देखते हैं पहले, इसको फिर बाद में डिस्कस करते हैं, इतना लंबा जाने की भी ज़रूरत नहीं है अभी, है ना। ई टू दी पावर एक्स है, डी एक्स है, तो ई टू दी पावर एक्स का वहाँ भी ई टू दी पावर एक्स होता था, यहाँ भी ई टू दी पावर एक्स होगा। और इन सभी में हम बार बार बोल रहे हैं ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं, और चूंकि अगर इसकी बाउंड्री कंडीशन लगाने पे वैल्यू नहीं निकल रही है, जीरो है, तो हम उसको छोड़ देते, वो अलग बात है। अदरवाइज टेक्निकली वी हैव टू ऐड वन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड वी फाइंड the value of this constant by applying boundary conditions in different situations depend on the, है ना, situation and application। ठीक, ये कुछ फार्मूले हैं तुम्हारे इंटीग्रेशन से रिलेटेड, ठीक है। log x का हो गया, है ना, x टू दी पावर n sin x cos x, ठीक है। और भी बहुत फार्मूले होते हैं, फार्मूले तो बहुत हैं, लेकिन हमारे जो यहाँ पर ज़रूरत होगी उनमें बेसिक फार्मूले यही यूज़ होंगे, ये सब लिख लो, ठीक है। और एक दो फार्मूले हैं देखो, ठीक है। आज तुमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ लिया है और ये काम आएगा बहुत। देखो, जैसे वहाँ पर अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट है c और इंटू एक्स टू दी पावर n dx है, तो स्वाभाविक बात है इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, कांस्टेंट बाहर कर देते हैं और इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर n dx, ठीक है। ये करेंगे, कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो, एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। तो c इंटू और फिर इसमें हम फार्मूला लगा देते हैं एक्स टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। ये कोई कांस्टेंट अगर अलग से, हाँ, लेकिन अगर, ठीक है, ये होगा, ठीक है। और जैसे इसका एक एग्जाम्पल देख लें पहले, डिफरेंशिएशन 8x टू दी पावर 2 dx, इसको इंटीग्रेट करो तो कांस्टेंट 8 है, x टू दी पावर n की जगह 2 है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, 8 इंटू एक्स टू दी पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ओके। और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 8/3x3, ठीक है। इस तरीके से हम फार्मूले को लगा लेते हैं, ठीक है। ये अपने एक एग्जाम्पल बताया, देखते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कांस्टेंट अकेला है, यहाँ तो कांस्टेंट इस वेरिएबल फंक्शन के साथ था तो कांस्टेंट हमने प्रोडक्ट में कर दिया, लेकिन अगर अकेला कांस्टेंट है, देखो जरा, किसी कांस्टेंट का अगर अकेला करोगे c ऑफ dx, तो इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक लें, है ना, तो किसी कांस्टेंट का क्या होगा, कांस्टेंट का क्या होगा, देखो जरा, c बाहर और dx, ठीक, और c बाहर इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर 0 इंटू dx, यानी c इंटू, देखो करने का तरीका है ना, c इंटू एक्स टू दी पावर 0 का बता सकते हो, dx का अकेला x, देखो एक्स टू दी पावर 0 प्लस 1 n प्लस 1, n की जगह 0 है कि नहीं, और 0 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, c इंटू एक्स। मतलब इसका अगर तुमने डिफरेंशिएशन किया है ना, इंटीग्रेशन किया dx का, तो c इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन x, देखो ध्यान से, बिल्कुल, है ना। यानी सिंपली अगर dx का इंटीग्रेशन कर रहे हो, यानी इसका मतलब 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हो किसी कांस्टेंट का, तो उसका क्या होगा, x। और कैसे निकाला वो, इस तरीके से, ओके। दिस इज कंप्लीट अबाउट योर बेसिक आइडिया अबाउट इंटीग्रल कैलकुलस, है ना, एंड सम कंसेप्ट्स एंड बेसिक फार्मूला एंड मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दैट वी यूज इन फिजिक्स, स्पेशली इन मैकेनिक्स और काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, ग्रेविटेशन एंड इन डिफरेंट चैप्टर्स, है ना, हैव नो बाउंडेशन हेयर एंड नो लिमिट, ठीक है।
यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में इसी अर्ली स्टेज पर पढ़ लेना आगे के चैप्टरों के लिए बहुत ज़रूरी था। और इसको एक बार खुद रीड कर लें, सभी कंसेप्टों को समझ लें, है ना। एनसीईआरटी में भी और बेसिक कुछ फार्मूले लिखे हैं, कुछ और बेसिक फार्मूले हैं, वो भी हम तुम्हें आगे डिस्कस करेंगे, बताएंगे। ठीक है, आज अभी इतना ही रहने देते हैं। सब लोग इसकी स्टडी करके आएँ और ज़रूर पढ़ लें, तभी आगे के सब पॉइंट समझ में आएंगी, कोई डाउट उसमें नहीं रहेगा। ठीक है, ओके, ठीक, थैंक यू।